हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नीट के इतिहास के कुछ सबसे बेहतरीन सवाल। मैं 2025 की बात नहीं करूंगा क्योंकि 2025 पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, हर सवाल के 2-3 अलग अलग तरीके आपको बताए थे और वो वीडियो अभी भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका और ऐसे कई सारे सवाल को मैंने मल्टीपल अप्रोच के साथ सॉल्व किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 10 सालों में जो सबसे बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं, उनको सॉल्व नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा कि उनमें कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनमें वाकई में क्वेश्चन फॉर्मिंग में भी गलती है। मैं हाईलाइट करूंगा वो पॉइंट कि कहां गलती है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो सवाल को और बेहतर ढंग से पूछा जाना चाहिए था एनटीए द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है, मुझे नहीं पता कितनी देर का जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, लेकिन इसका उद्देश्य उन सवालों को सॉल्व करना नहीं है, उनके पीछे की बैक स्टोरी सोचना है। और कभी आपके सामने एक फ्रेश क्वेश्चन आता है तो आप अपने पेपर में उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, ये हम देखेंगे। तो आइए करते हैं डिस्कशन शुरू। पहला सवाल आपके सामने है ये आप लोगों ने डेफिनेटली कभी ना कभी जीवन में सॉल्व किया होगा। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं जो कि सस्पेंडेड हैं एक कॉमन पॉइंट से। मासलेस स्ट्रिंग है, लेंथ देके रखी है स्ट्रिंग की एल, और चार्ज जो स्फीयर से उनके बीच का सेपरेशन डी देके रखा है। चार्ज लीक करना शुरू करता है दोनों स्फीयर से एक कांस्टेंट रेट पे। किस पे गुरु? एक कांस्टेंट रेट पे। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर। चार्ज लीक हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम होगा और ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आपको निकालना है वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन। अब ये सवाल एक अच्छा सवाल है और सेम ऐसा सवाल इरोडोव में मेंशन्ड है, फिजिक्स की जो किताब आती है। सर ये पास करना जो सामने इरोडोव रखी, जस्ट सामने, आई ई एरोडोव। ठीक है, देखो आज किस्मत से सामने रखी ही हुई है। तो इस किताब में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे तो आखिरी के 5 सवालों में से एक आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको देखना जरूर। अब देखिए, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सवाल क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। पहले मैं इसका रफ चित्र बना देता हूं। ये कॉमन पॉइंट से दो रस्सियां और यहां लगा दिए गए चार्ज्ड स्फीयर्स। अब इनमें से क्या हो रहा है, इनमें से चार्ज लीक करना शुरू कर रहा है, जिसके कारण इनका फोर्स कम होगा। फोर्स कम होगा तो बड़ी ही सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम होगा और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। किसी समय पे मान लेते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एक्स है। कितना है मेरे भाई? एक्स सेपरेशन है। इस समय पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। आपको वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन निकालना है। सर रेट ऑफ चार्ज लीक तो कांस्टेंट दिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं, नहीं पता चलेगा भी क्यों। आप पहले सवाल को देख लो, इसकी थोड़ी फील लो। एक सेकंड के लिए आप इसको पॉज करो, 1 मिनट के लिए आप इसको पॉज करो और अपने विचार लेके आओ। बताओ कि क्या क्या सोचा आपने, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने क्या सोचा इस सवाल के बारे में। जो लोग पहली बार सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आएगा आपके रिस्पॉन्सेज जानने में, और जो लोग कर चुके हैं वो मेरे साथ करना सवाल को, और मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट पे बताना कि आपने सही सोचा था या नहीं। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए इसको सीधे करते हैं सॉल्व। शुरुआत में ये दोनों ही स्फीयर्स कुछ डी डिस्टेंस पे थे। कितने डिस्टेंस पे थे मेरे भाई? डी डिस्टेंस पे थे। कुछ समय के बाद ये एक दूसरे के नजदीक आए होंगे, तो मान लेते हैं भैया कि ये इधर पहुंच गए हैं। किधर पहुंच गए हैं? कुछ यहां पहुंच चुके हैं, समवेयर ओवर हियर, है ना। अब इस समय पे हम बना देते हैं इनके बीच का सेपरेशन, जिसको हमने कह दिया x, और इनकी वेलोसिटी जिसको हमने कह दिया v। ये सेपरेशन मैंने बना दिया इनके बीच का। कितना कह दिया मैंने इसको? इसको मैंने कह दिया x, और इनकी जो स्पीड है उसको मैंने कह दिया v। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि इस समय पे क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो तो लगना बंद हुआ नहीं है। यहां लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg। टेंशन के दो कंपोनेंट्स बना दो। एंगल कहां है सर? किसी भी इंस्टेंट पे मैंने एंगल ले लिया, इंस्टेंटेनियस थीटा। बहुत बढ़िया। तो वही इक्वेशंस बनेंगी, टी का साइन कंपोनेंट, टी का कॉस कंपोनेंट, हाँ या ना। क्या लिख दिया मैंने? टी का साइन थीटा बराबर टी का साइन ऑफ थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और टी का कॉस थीटा बराबर कौन सा फोर्स भैया?
mg। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, दोनों को मैंने डिवाइड भी कर दिया, टी कैंसल आउट हो गया। रिलेशन मेरे पास आ रहा है tan ऑफ थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं k। देखो टोटल चार्ज आपको देके रखा है कैपिटल Q, टोटल चार्ज आपको दोनों का शुरुआत में देके रखा है कैपिटल Q, दिया है नहीं दिया है? नहीं दिया है, तो मान लो कैपिटल Q है। इस इंस्टेंट का जो चार्ज है उसको कुछ Q ले लो, क्योंकि लीक हो रहा है ना, कम हो रहा होगा, इंस्टेंट का चार्ज Q ले लो, ठीक। तो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इस ट्राइंगल को जरा देखो, इस ट्राइंगल को जरा देखो, इस ट्राइंगल को जरा देखो, इस ट्राइंगल को जरा, इस हाइट को h कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन थीटा बन जाएगा x/2 यानी अपोजिट डिवाइडेड बाय h, हाँ या ना? बिल्कुल। तो मैंने यहां पे उठा के रख दिया, क्या उठा के रख दिया भैया, ये बन गया टेन थीटा दैट इज x/2h इक्वल्स टू k Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर। अब यहां से रिलेशन आ रहा है x क्यूब इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 2h इंटू क्यू स्क्वेयर। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है k डिवाइडेड बाय 2h। रिलेशन आपके सामने आया q स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब, q स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब, ठीक है। दो तरीके हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, या तो q को लिख दो, या तो q को लिख दो x की पावर 2/3 और फिर डिफरेंशिएट कर दो। क्या फर्क पड़ेगा, एक केस में जब आप यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हो क्यू स्क्वायर को, तो डिफरेंशिएशन बनेगा 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू उठा के फिर से रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वो पंगा हटा दिया। अब यहां से हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। सर ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, डी क्यू बाई डी टी है ये रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, जिस रेट पे चार्ज लीक कर रहा है, ये है डी क्यू बाई डी टी। और यहां पे आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये है 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी वेलोसिटी। तो बधाई हो, सवाल इतने में ही खत्म हो चुका है। सर कैसे, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट दिया है, ये कांस्टेंट है, रिलेशन आपके सामने आया dx, ये dt आएगा ना, दिस इज dx बाई dv लिख दिया मैंने, दिस इज dx बाई dt। तो रिलेशन आपके सामने आ गया वेलोसिटी इंटू एक्स की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, यानी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2, -1/2, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। और आई थिंक कि हम लोगों ने इसको डिस्कस करते हुए सॉल्व किया करीबन 4 से 5 मिनट में, है ना। अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करना होता खटाखट तो 1.5 से 2 मिनट में बन सकता था। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल अच्छा क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ऐसी चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे तो पहले इतनी बड़ी लैंग्वेज ये पढ़ के एनालाइज करना समझना, इसमें समय लगता है। दूसरी बात, फिर आपको ये चित्र बना के किसी इंस्टेंट पे इसकी पिक्चर विजुअलाइज करनी थी, और फिर आपको फोर्सेस रिजॉल्व करके ये डिफरेंशिएट करना था। इसके बाद भी पंगा यहाँ पे आता है, बच्चे यहाँ पे आके कई बार उलझते हैं, इस जगह पे बच्चे आके उलझते हैं, ठीक है। यदि मैं क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तब देखिए जरा क्या होता, दिस वुड हैव बीन 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, जिसको मैंने वेलोसिटी रख दिया। अब आपको q की वैल्यू हटा के x लेके आना पड़ता यहां पे, q को आप लोग x की पावर, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, x की पावर 3/2 उठा के रखते, रिलेशन सेम आता, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाती। आई होप की बात आपको समझ में आई। अब आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। तो पहले वाले का आंसर आपके सामने आ चुका है, दिस इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे, दूसरे सवाल पे आ रहे हैं। ये भी 2016 का ही सवाल था, और इसमें भी कई सारे बच्चों को गड़बड़ियां हुई, कई सारे बच्चों ने गलत किया, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली फॉर्मूला रट के जाते हैं, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, और उसके बाद वो लोग कंफ्यूज होते हैं फाइनल एनर्जी और लॉस इन एनर्जी। और इसने पूछा क्या, उस पर ध्यान देना, इसने सवाल पूछा है कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड एज शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच S इज टर्न टू द पोजीशन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, यानी लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी इनटू 100, ये पूछ रहा है सवाल, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब ये सवाल
कैसे किया जाए मैं आपको एकदम बेसिक, जैसे बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं ना, वैसे करवाता हूं ये सवाल। सबसे पहले क्या करें भैया, जहां पे कनेक्टेड है उसको देखो, बाकी जनता को गोली मारो, बाकी कुछ नहीं देखना हमको। यहां कनेक्टेड है, दिस इज मेरे काम का सर्किट, सर्किट नंबर 1। बाद में ये सर्किट को मैं देखूंगा। सर्किट नंबर 1 को अगर मैं देखूं तो सर्किट नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे कि मेरे भाई इनिशियल एनर्जी जो कि कितनी बन जाएगी, हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। ये बन गया इनिशियल एनर्जी। माइक्रोफैरेड में लेके चल रहा हूं, माइक्रोजूल में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी प्रक्रिया में क्या कंजर्व्ड रहने वाला है, पूरी प्रक्रिया में चार्ज कंजर्व्ड रहने वाला है। यहां से हटा के आप इधर कनेक्ट करोगे इसको, ये सुनो जरा, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड as shown in the figure. When the switch is turned to position 2, the percentage of energy dissipated. चार्ज किया, फिर वहां पे कनेक्ट किया। अब जब आप इसको यहां पे कनेक्ट करोगे, जब आप इसको इधर से हटा के उधर कनेक्ट करोगे, तो मुझे बताओ उस इंस्टेंट पे, उस समय तक इसके पास चार्ज कितना आ चुका है, इसके पास चार्ज आ चुका है Q बराबर C को 2 रख दिया इंटू V तो यही है, ये आपने चार्ज की वैल्यू निकाल दी। अब क्या मैं यहां से इस सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देते हैं? यहां से निकाल देते हैं। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा Q टोटल डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। अब पैरेलल में यदि दो कैपेसिटर्स दे रखे हो मेरे भाई, तो कितना बन जाता है? 1/C1 प्लस 1/C2। गलत, सिंपली C1 प्लस C2 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा, C को लिख दिया 2 इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 जो कि है 10, तो ये कितना आ गया? ये आ गया V डिवाइडेड बाय 5। How much is the final potential? That is V divided by 5। हाँ या ना? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी उसमें? अब यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, यहां से हम लोग लिख देंगे कि भैया फाइनल एनर्जी कितनी बन गई, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट जो कि 10 है, इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर बटा 25। तो ये कितना बन गया, ये कितना बन गया, ये गया गया, ये गया गया 5, ये गया गया, तो ये आ रहा है वी स्क्वायर, और ये आ रहा है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं लॉस इन एनर्जी। यदि हम लॉस इन एनर्जी निकालना चाहें तो डेल्टा ई कितनी बनेगी, इनका डिफरेंस निकालो, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 5 यानी 4v स्क्वायर बाय 5। डिवाइड कर दो इसको इनिशियल एनर्जी से, कितना आ जाएगा? ये v स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4/5 इंटू 100, ये बन जाता है कितना? 20, और आंसर आपका आता है 80। अब ये सवाल देखा जाए तो एक बेसिक सवाल था, लेकिन पूरा खेल डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे। यदि आपने सिंपल अप्रोच आपकी लगाई, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, तो आपका 1 मिनट के भीतर ये सवाल हो सकता है। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो है ये, अगेन 2016 का सवाल। आप देखो 2016 के बैक टू बैक 3 सवाल मिलाया हूं। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन क्लीन क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इसने आपको कहा था चार्ज फ्लोइंग, फॉलोइंग नहीं फ्लोइंग आएगा, थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम। चार्ज का वेरिएशन देके रखा है समय के साथ, चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ। वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस। मतलब मान लो, इमेजिन करो कि भैया एक रेजिस्टेंस है, ये रहा एक रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और ये रहा रेजिस्टेंस आर। अब समझना, इसका डायसेक्शन करते हैं। Q आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भैया? Q दे रखा है 80 माइनस बी टी स्क्वायर। यदि मैं करंट की बात करूं तो करंट कितना बन जाता है? A माइनस 2BT। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद अ नेगेटिव स्लोप? बिल्कुल है। तो यदि मैं करंट का वेरिएशन प्लॉट करने की कोशिश करूं, यदि मैं करंट का एक रफ चित्र बनाने की कोशिश करूं इसके वेरिएशन की, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे कुछ करंट है, और उसके बाद किसी इंस्टेंट पे करंट 0 होगा। कब 0 होगा करंट? करंट 0 कब होगा? करंट 0 होगा t इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2b पे, है ना। इस पे कॉमनली क्या करते हैं, मतलब हर कोचिंग में ये सवाल होता है, हर मॉड्यूल में ये दिया होता है, पीवाई क्यूए करते ही हैं। मैंने 99% जितनी भी जगहों पे देखा, सबने सिंपली क्या किया कि भैया करंट हीट निकालना है तो पता कर लेते करंट 0 कब हो रहा है। करंट 0 हो रहा है यहाँ पे, दिस इज आई वर्सेस टी का ग्राफ। करंट 0 हो रहा है यहाँ पे, कब 0 हो रहा है? ए डिवाइडेड बाय 2b पे। तो बस इंटीग्रेट करके इतने रीजन की हीट निकाल लेते हैं। सवाल उठता है कि क्यों? करंट पहले एक डायरेक्शन में है, फिर पलट रहा है करंट, हीट तो है, हीट तो बढ़ती जाएगी।
अब ये गलती सॉल्व करने वाले की नहीं, ये गलती क्वेश्चन बनाने वाले की है। इसको बताना चाहिए था कि हीट प्रोड्यूस्ड इन द आर टिल व्हेन, कुछ स्पेसिफाई करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, करंट पहले पॉजिटिव है देखो आप, और उसके बाद फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और बीच में जीरो हो रहा है इस समय पे। अब यहाँ पे एक ही तरीका आंसर निकालने का कि हम लोग एच को क्या कर दें, जो हमें पता है आई स्क्वायर आर टी, तो एच को लिख दिया हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। आई की वैल्यू उठा के रख देते हैं भैया, यहाँ पे क्या बन गई आई की वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ ए माइनस टू बी, देखो ये है आई, मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b² t² माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू ए बी टी, और आर तो बाहर बैठा हुआ है, ये लगा दिया हम लोगों ने, एंड दिस इज डी टी, अरे ये क्या हो गया, एंड दिस इज डी टी। ठीक है, ये आ गया आपके सामने डी टी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसको थोड़ा कम कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। लिमिट्स आपको मालूम है कहां से कहां तक जाएंगे, लिमिट्स आपको मालूम है 0 से लेकर a डिवाइडेड बाय 2b तक जाएंगी। यहां पे आप लोगों ने उठा के रख दिया r इंटू ए स्क्वेयर टी प्लस 4b² t³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना। अब लिमिट उठा के हमको रखनी है जो हमें दे रखी है a से 0 से a/2b, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, जगह लगेगी हमको। तो आ जाओ जरा यहाँ पे कर लेते हैं, ये r ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है, और ये लगा दिया हमने लिमिट 0 से a/2b। तो आओ जरा लिमिट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, r टाइम्स ऑफ a स्क्वेयर इंटू a डिवाइडेड बाई 2b प्लस 4b² t³ t कितना है मेरे भाई, a डिवाइडेड बाई 2b यानी 8b³, और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है 3, माइनस माइनस में क्या है 4ab t² कितना है, a² डिवाइडेड बाय 4b² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने इधर, हाँ पूरा सारा करा है, चलो ठीक है छोड़ो, ठीक है ना, ये इसके साथ 2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, ब्रैकेट डाल दिया हमने, अरे रे रे रे, ब्रैकेट डाल दिया हमने यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, r इंटू a³ डिवाइडेड बाई 2b, अब यहाँ पे 2 कट गया, यानी दिस इज हाउ मच, a³ डिवाइडेड बाई 6b, और ये कितना है, 4 4 कट गया, a³ डिवाइडेड बाई 2b, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये और ये कट गए। So this is r into a³ divided by 6b and this is the answer, r into a³ divided by 6b। अब ये सवाल अच्छा सवाल था, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड होती तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा का, आपको डिफरेंशिएट करके निकालना आना चाहिए, या आपको ग्राफिकल एनालिसिस से पता करना आना चाहिए कि करंट मैक्सिमम कहाँ पे है, ग्राफ से दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, आपको फिर ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो 1 मिनट के हिसाब से एक अच्छा सवाल दिया था, इसको अगर कायदे से एक बच्चा करने जाएगा तो उसको 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं, है ना, और 1 मिनट में वो कर पाएगा जिसने की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है पूरे यूनिट्स की। आइए अब अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और वो है ये। अब इस सवाल को जरा देखो, लाइट एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है, with a point P with angle of incidence 30 degree as shown, it travels through a prism parallel to the base BC, यहां से पैरेलल निकल रही है और बिल्कुल AC पे चिपक के बाहर निकल रही है, ठीक है, AC से बिल्कुल चिपक के बाहर निकल रही है। आपसे पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब ये सवाल एक रेगुलर सवाल है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और वो सही समय पे चमकना चाहिए, वरना इस समय इस सवाल में एक इंसान 45-50 सेकंड लगाएगा, दूसरा इंसान 2-2.5 मिनट लगाएगा। इसलिए इस सवाल को मैंने 4-5 क्वेश्चंस की लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो करते हैं इसको, सबसे पहले लगाते हैं स्नेल्स लॉ, यहां पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, μ1 टाइम्स ऑफ साइन i इक्वल टू μ2, ये है म्यू टाइम्स ऑफ साइन r। अब भैया r क्या है, दिस इज r, ये हमने लिख दिया r। अब अगर ये r है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 90 माइनस r है, और ये 90 है तो वापस से ये r है, ठीक है, और अगर ये r है तो वापस से ये 90 माइनस r है, ठीक है, इतनी बात चमकी सबको, ध्यान से देखना, दिस इज 90 माइनस r, है ना। तो पहले मैं लगा रहा हूं AB पे, इंटरफेस नंबर AB पे हमने लगाया हमारा स्नेल्स लॉ, तो यहां से हमको पहला रिलेशन मिला, साइन r इक्वल्स टू साइन 30 बाय म्यू यानी कि 1/2 म्यू,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, म्यू को डिवीजन में भेज दिया। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया। अब मैं जा रहा हूं फेस ए सी पे, अब मैं जा रहा हूं फेस ए सी पे। वहां पे वापस लगाया मैंने μ1 टाइम्स ऑफ साइन आई। आई को मैं लिख दूंगा 90 माइनस आर, तो ये बन जाएगा कॉस आर इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन 90 जो कि है 1। तो यहां से कॉस आर की वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाय म्यू। ये हमने कहां लगाया है भैया? ये हमने लगाया है फेस नंबर ए सी पे। ठीक है, दिस इज फेस ए सी, दिस इज फेस ए सी। ठीक है, पहली बात हम लोगों ने लिखी साइन आर बराबर 1/2 म्यू, और दूसरी बात हमने लिख दी कॉस आर बराबर 1/म्यू। अब इनकी स्क्वायरिंग करके हमने कर दी ऐड, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया हमने, तो ये बन गया साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू 1/4 म्यू प्लस 1/म्यू। अब साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर 1 बन गया, तो यहां से आपका रिलेशन कितना आया? यहां से आपका रिलेशन आ चुका है 1/म्यू, कॉमन निकाल दो, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करिए तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, आई एम रियली सॉरी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी तो ये स्क्वायर है, दिस इज म्यू स्क्वायर, सॉरी, सो दिस इज म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/5। तो म्यू की वैल्यू आ रही है √5/2। √5/2 इज द करेक्ट आंसर, √5/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूट के अंदर 4, रूट के बाहर 2। तो ये थे 4 ऐसे सवाल जो कि पिछले 10 साल में मुझे काफी बढ़िया लगे। यदि कोई सवाल मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं JEE मेन और JEE एडवांस के पिछले 10 साल के सबसे बेहतरीन वाले सवाल लाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलेगा कि ये मेहनत मुझे करनी है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना, जान लगा दो या जाने दो, और जाने हम देंगे नहीं, तो जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, जो भी एम्बिशन है, उसके लिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो। यही जीवन का इकलौता सत्य है। थैंक यू।